गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। एक रात जब महेंद्र उठा अपनी नींद से, तब उसे एक डार्क कलर की आकृति नज़र आई। उसे ठंड के मारे पसीना आ गया, यहाँ पर डर के मारे पसीने से वो भीग गया। क्या ये घोस्ट था? डार्क क्लाउडी फॉर्म मतलब काली अस्पष्ट आकृति। ये जो कहानी है ये सुनाई जा रही है गणेश को एक यंग मैन के द्वारा। गणेश को कहानी सुनाई जा रही है एक यंग मैन के द्वारा। महेंद्र बाय नेम, महेंद्र नाम का एक जूनियर सुपरवाइज़र जो कि एक कंपनी में लगा हुआ था। वो कंपनी क्या काम देती थी? वो कंपनी महेंद्र को सुपरवाइजरी का काम देती थी। सुपरवाइजरी कहाँ? सुपरवाइजरी मतलब कि निगरानी रखना, निरीक्षण करना समय समय पर कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। कहाँ करती थी? फैक्ट्री में, ब्रिज में, ब्रिज पुल बनाने में, फैक्ट्रियों में, बांध बनाने में और भी कई जगहों पर। महेंद्र का क्या काम था? निगरानी रखना। वहाँ पर जो भी वर्क साइट्स पर कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उन पर निगरानी रखना। और इसी काम के दौरान वो एक जगह से दूसरी जगह हर समय पर जाता रहता था। जैसा कि उसे हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता था तो वो जाता रहता था। कभी कभी तो कोल माइनिंग, कोयले की खदानों के पास से, कभी कभी रेलवे ब्रिज जहाँ बनते हैं वहाँ जाता था। कभी कभी जहाँ पर केमिकल फैक्ट्रीज लगी होती थी, जहाँ पर प्लांट लगे हुए होते थे। केमिकल प्लांट का मतलब है केमिकल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो लगी हुई होती थी, वहाँ पर जो कहीं भी बन रहा हो वहाँ जाया करता था, कई कई महीनों के लिए भी। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाने का काम था महेंद्र का। महेंद्र जो था वो बैचलर था, कुंवारा। उसकी जो ज़रूरतें थी बहुत ही साधारण थी और वो अपने आप को किसी भी स्थिति में एडजस्ट कर लेता था। चाहे वो टेंट हाउस हो, चाहे वो कपड़े का बना हुआ हो, चाहे वो पत्थरों के बीच में बना हुआ हो घर, वो कहीं पर भी रह जाता था। पर एक सुविधा उसके पास हमेशा रहती थी, वो था उसका कुक। वो कौन था? वो था उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन। जिसका क्या नाम था? ईश्वरन। और ये जो कुक था, खाना बनाने वाला था, ये महेंद्र से बहुत अच्छी तरह से अटैच्ड था। बहुत ज़्यादा प्यार से प्रेम संबंध थे उसके, बहुत ज़्यादा। मतलब होती है ना किसी के साथ अटैचमेंट होती है, तो इस कुक की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी महेंद्र के साथ। और वो उसको फॉलो करता रहता था बिना किसी शिकायत के, जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ कहीं महेंद्र की जॉब लगती थी, जहाँ भी, चाहे वो खदानों के पास लगती हो, चाहे वो फैक्ट्रियों में लगती हो, चाहे वो केमिकल प्लांट्स के पास या रेलवे ब्रिज के पास, वहाँ वो चला जाता था। क्या करता था वो कुक करता था, महेंद्र के लिए खाना बनाता था, कपड़े धोता था, बातें करता था अपने मालिक के साथ रात भर, और कभी ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ अलग अलग विषयों पर वो उसे सुनाता रहता था। तो यहाँ पर जो कहानियाँ सुना रहा है वो है कुक, स्टोरी टेलर, जिसका नाम है ईश्वरन। ईश्वरन की एक अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो बिना दिखाई देने वाले, मतलब कि ऐसी सब्जियां और बिना मसाले जो किसी को भी नहीं पता होते थे, पता नहीं कहाँ से वो बना लेता था उन मसालों को, और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाता था। इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट, मतलब सुनसान लैंडस्केप, सुनसान ऐसी जगहें जहाँ कोई दुकानें नहीं नज़र आती थी दूर दूर तक, ऐसी जगहों पर भी पता नहीं उसके अंदर क्या जादू था कि वो बहुत ही स्वादिष्ट डिशेस बना लेता था। ताज़ी सब्जियाँ जो भी उसे वहाँ दिखाई देती थी उनके साथ नई नई डिशें बना लेता था, और 1 घंटे के अंदर ही वो नए से नई जगहों पर पहुंचकर उसको अब घर में तब्दील कर देता था, शेल्टर बना देता था वो। महेंद्र
वो जल्दी उठता होगा और खाना खाकर चला जाता होगा, अपने साथ बना हुआ खाना लेकर भी जाता था। तब तक ईश्वरन जो था वो उस घर को, जहाँ भी शेड पड़ा हुआ था जहाँ भी उसका घर होता था महेंद्र का, पोस्टिंग होने के बाद कोई फिक्स घर तो था नहीं, बार बार घर चेंज होता था, तो उसका काम था जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग हुई है ईश्वरन वहाँ जाता था, खाना बनाता था, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था, उसके लिए कपड़े धोता था, घर की सफाई करना, और उसके बाद नहाने के बाद कई बाल्टियाँ पानी भी लेकर अपने सिर के ऊपर डालता था, हमेशा प्रार्थना करता रहता था। और उसके बाद वो क्या करता था, दोपहर का समय हो जाता था, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए पढ़ता था और फिर वो सो जाता था। ये हम बात कर रहे हैं ईश्वरन की, उसकी दिनचर्या। और जो बुक अक्सर पॉपुलर थी तमिल थ्रिलर के नाम से, जिसमें पता नहीं कितने ही पेजेस थे, कम से कम 100 पेजेस थे, उसको वो पढ़ता रहता था। और उसकी जो काल्पनिक वर्णन होता था, और जो हम बात कर रहे हैं बुक की, जिस बुक को कुक पढ़ता था, खाना बनाने वाला, उस किताब के अंदर एक तमिल थ्रिलर था, और उसकी भाषा, उसकी कल्पना और जो भी कुछ उसमें शब्द होते थे वो ईश्वरन को मंत्रमुग्ध कर देते थे। मतलब बहुत मन को भा रही थी वो बुक, इसलिए वो उस बुक को पढ़ता था। उसकी खुद की कल्पना शक्ति जो थी वो भी तमिल ऑथर से ही इन्फ्लुएंस थी, प्रभाव था उसके ऊपर। जब वो छोटे से छोटे इंसिडेंट को, छोटी से छोटी घटना का वर्णन करता था, तो उसमें भी वो सस्पेंस बनाकर रखता था, सस्पेंस और सरप्राइज दोनों चीज़ें बनाकर रखता था। मान लो उसे अगर ये कहना है कि जब वो सड़क पार कर रहा था हाईवे पर, तो उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखा जड़ से, तो उस बात को कहने के लिए भी वो क्या करता था, अपनी आईब्रो को एक घुमावदार बनाना, आईब्रो को कुछ लोग करते हैं, अपनी आईज को जो है तीर की तरह जो कमान होता है उस शेप में बना लेते हैं और ऊपर नीचे करते हैं अपनी आईब्रोज को, और अपने हाथों से बहुत ही अलग सा गेस्चर बनाकर, अपने हाथों से अलग भाव में कैसे सुनाता है वो कि सड़क बहुत सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था। तभी मुझे दिखा कि कोई विशाल काय झाड़ियों वाला ऐसा जानवर जो कि जमीन पर अकड़ अकड़ कर लेट रहा है। मतलब कि सिर्फ इतनी सी बात कहने में भी वो बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर कहता था। तो अभी जो था आधी ही उसकी बात हुई थी, फिर वो वापस चला जाता था। जैसे जैसे मैं उसके पास आता गया मैंने उसे देखा कि वो ट्री था। मतलब यहाँ पर वही उसी बात को कर रहा है कि मुझे लगा कि आधा झुका हुआ था और मैं वापस ही मुड़ने लगा, तभी मैंने देखा कि वो तो टूटा हुआ पेड़ है और जिसकी शाखाएं फैली हुई हैं। महेंद्र अपने आप को स्ट्रेच करता है कैनवास चेयर पर। यहाँ पर महेंद्र वापस आ गया है, मालिक उसका, और वो सुन रहा है ईश्वरन की कहानियों को अनक्रिटिकली, बिना किसी चीज़ की आलोचना किए वो उसकी कहानी को सुन रहा है। ईश्वरन यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वो फेमस है लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए। ईश्वरन इसको फिर से शुरुआत करता है आगे कि वहाँ चारों ओर जंगल ही जंगल हैं और जो लकड़ी के लट्ठे हैं वो वहाँ लाए जाते हैं लॉरीज़ में। कौन लेके आता है? एलिफेंट्स लेकर आते हैं और बहुत ही बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं। अगर वो जंगली हो जाएं तो बड़े से बड़ा महावत भी, जो अनुभवी महावत है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इस तरह की भूमिका बनाते हुए ईश्वरन क्या करता है, एक बड़ी सी कहानियाँ, मतलब कि छोटी सी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर सुनाना शुरू करता है। वन डे अ टस्कर कौन होते हैं? जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं। तो जो मेल एलिफेंट होता है उसे हम टस्कर बोलते हैं, जो फीमेल होते हैं उसके जो दांत है बहुत ही छोटे होते हैं। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन क्या हुआ, एक नर हाथी टिम्बर यार्ड से भाग निकला और घूमने लगा और झाड़ियों के ऊपर अपने पाँव रखने लगा
और बड़ी बड़ी झाड़ियों को, जो क्रीपर्स बेलें होती हैं, उनको फाड़ता हुआ टहनियों को तोड़ रहा था। आप मानोगे सर कि एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन इतना ज़्यादा अपनी ही बातों में, अपनी कहानी सुनाने में एक्साइटेड हो जाता है कि वो बिल्कुल हाथी की तरह ही एम्यूलेट करता है, उसकी नकल करता है, पागल हाथी की तरह ही उसी तरह से पाँव रखता है। एलिफेंट जो था वो कस्बे के बाहरी क्षेत्र में चला गया, सभी झाड़ियों को माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ते हुए। अभी उसकी कहानी लगातार चल रही है। मेन रोड पे आ गया है, वहाँ पर फ्रूट बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं परेशान होकर कि देखो पागल हाथी आ गया है। और एलिफेंट अब एक स्कूल में चला गया है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। स्कूल की दीवार तोड़ दी है, सभी बच्चे क्लासों में भाग गए हैं, दरवाजे बंद कर लिए हैं। अब जो ये जानवर है, जो ये पागल हाथी है, ये आवाज़ निकाल रहा है, चिंगाड़े लगा रहा है और इधर उधर घूम रहा है। फुटबॉल गोल पोस्ट को भी तोड़ रहा है। वॉलीबॉल के नेट को उसने फाड़ दिया है, किक कर रहा है। ड्रम जो पानी के पड़े हुए हैं उनको भी फेंक रहा है, श्रब्स को जड़ से उखाड़ रहा है। तब तक सभी टीचर्स ने क्या किया, स्कूल की बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ गए और वहाँ से सिर्फ वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से एलिफेंट जो है वो डेप्रिडेशन किया है उसने, मतलब किस तरह से उसने हर एक चीज़ का नुकसान कर दिया है अपने हमले से। और अब ये वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा ग्राउंड पर, जो गलियाँ थी वो खाली हो गई थी, जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो एकदम से सब गायब हो गए। मैं उस वक्त छोटी क्लास में पढ़ता था तब, और मैं ये सारा ड्रामा अपनी छत से देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या हो गया है। अचानक मैंने अपने हाथों से एक लकड़ी पकड़ी और सीढ़ियों के नीचे गया दौड़ता हुआ। मैंने उसे खोला, एलिफेंट ने फिर से चिंगाड़ लगाई और डरते हुए मैंने पेड़ की उस शाखा को उसकी ट्रंक में डाल दिया, उसकी सूंड में डाल दिया और उसके पाँव पर स्टैंपिंग की। उसने क्या किया, पाँव पर स्टैंपिंग की और बहुत सारा कीचड़ और धूल मुझ पर उड़ाई। मुझे ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, पर मैं धीरे धीरे उसके पास गया, स्टिक इन हैंड। लोग मुझे देख रहे थे कि मैं किस तरह से हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, जो छतों के ऊपर खड़े थे। एलिफेंट्स मुझे देख रहा था, उसकी आंखें लाल हुई पड़ी थी जैसे कि वो मेरी ओर ही दौड़ेगा। मैंने उसकी सूंड उठाई और उसको पटका बहुत ज़ोर से। तभी क्या हुआ, मैं आगे की ओर गया और अपने सारे फोर्स को इकट्ठा करते हुए मैंने बहुत ज़ोर से उसे पीटा। यहाँ पर ईश्वरन जो है वो अपनी भूमिका बता रहा है कि मैंने किस तरह से उस हाथी को मारा जो कि पागल हो चुका था। क्योंकि ये ईश्वरन कहानियाँ सुनाने वाला है तो ये अलग अलग। मैंने उसके थर्ड टोनेल पर बहुत ही तेज़ी से हमला किया और ये जो जानवर था ये सुन्न पड़ गया 1 मिनट के लिए और सिर से लेके पाँव तक कांपने लगा और गिर गया। उसी समय ईश्वरन अपनी कहानी को बिना ख़त्म किए ही उठा और धीरे धीरे मम्बल करने लगा, कुछ बोलने लगा। मैं अभी गैस जलाकर आया और डिनर को गर्म करके आया। महेंद्र जो कि उसकी कहानी सुन रहा था रैप्ट अटेंशन के साथ, जब हम किसी की बात पूरे मगन होके सुनते हैं उसे बोलते हैं रैप्ट अटेंशन। और वो उसे बीच में ही छोड़ गया, मतलब अपनी बात पूरी भी नहीं की और कह रहा है कि मैं अभी आया, ज़रा खाना गर्म कर लूँ। जब वो वापस आया, ईश्वरन ने उसी वक्त कहानी शुरू नहीं की। महेंद्र को बोलना पड़ता था, याद करवाना पड़ता था, अरे भाई वो कहानी तो पूरी कर दो। अच्छा, तो वेटरन डॉक्टर आया, जानवरों का डॉक्टर आया, उसे बुलाया गया कि वो एनिमल को ठीक कर दे। ईश्वरन जो है वो अपने ने उसे हल्का सा क्या किया, श्रक किया। 2 days later it was led away by its मोहर to the जंगल। और क्या कहा कि 2 दिन बाद जब वो ठीक हो गया तो डॉक्टर उसे जो मोहब्बत है वो जंगल में उसे ले गया। तो तुमने मैनेज कैसे किया ईश्वरन, तुम उस जानवर को तुमने किस तरह से शांत कर दिया? तो
यहाँ पर ईश्वरन क्या जवाब दे रहा है, सर मेरे को जापानीज आर्ट मैंने सीखा हुआ है, कराटे जो जित्सु जिसे कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, और इससे क्या होता है ये शरीर को पैरालिसिस कर देता है और नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल में कर देता है। तो मैंने वही किया, देखा आपने, फिर मैंने उसको एक ही झटके में गिरा दिया ज़मीन पर। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि ईश्वरन कोई ना कोई कहानी ना कहे। उसकी हर एक कहानी में एडवेंचर होता था, हॉरर होता था और सस्पेंस होता था। हॉरर डर होता था, एडवेंचर का मतलब होता है कि कोई कठिन काम करना, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना, नदियों में जाना, हवा में उड़ना, एडवेंचरस वर्क। रोमांचकारी, हॉरर डरावना, सस्पेंस जिसमें सस्पेंस बना रहे कि आखिर किसने किया था कार्य, चाहे स्टोरी का उसे क्रेडिट मिले या ना मिले। महेंद्र उसकी कहानियों को सुनना पसंद करता था, क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह से नकल भी करता था महेंद्र जिस तरह से ईश्वरन उसे कहानी सुनाता था। ईश्वरन जो था वो महेंद्र के लिए टीवी की जगह ही काम करता था, एक जगह से, मतलब पूरा एंटरटेनमेंट भी करता था उसकी और उसे कहानियाँ भी सुनाता था। एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने कहा, सर क्या मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं आज डिनर में, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, क्योंकि हमारी प्रथाओं के अनुसार जो हमारे बुजुर्ग हैं आज उनका दिन है, आज उनको अच्छा खाना बनाकर दिया जाता है, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, बुजुर्गों का दिन होते हैं, श्राद्ध वगैरह आते हैं तो अच्छा खाना बनाते हैं। उस रात महेंद्र ने बहुत डिलीशियस डिनर लिया और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना पकाते हो, कुलिनरी आर्ट स्किल्स हैं, पता नहीं कहाँ से तुमने सीखा है, और बहुत ही खुश हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, वही दोबारा कहानी शुरू करते हुए अब ईश्वरन फिर से बोलने लगा। अब की बार उसने क्या रखा अपनी कहानी में, सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल का मतलब जो है यहाँ पर भगवान में या फिर भगवान से रिलेटेड बातें होती हैं या फिर भूत प्रेतों से रिलेटेड बातें, अलौकिक बातों के ऊपर शुरू की अब उसकी चर्चा जो थी कहानी की। सर आपको पता है कि जो हमारी फैक्ट्री थी ये सबसे पहले कब्रिस्तान थी। अब वो शुरू कर रहा अपनी कहानी। महेंद्र को सुनकर थोड़ा झटका लगा, फिर वो उसकी उस कल्पना में फिर से डूब गया, क्योंकि उसने बहुत ही शानदार खाना खाया हुआ था। हाँ मुझे पता है, सबसे पहले दिन जब मैं आया तो मैंने देखा था कि इंसान की खोपड़ी रास्ते में पड़ी हुई थी जब हम आ रहे थे, बहुत सारे और भी थे। ईश्वरन ये बात कह रहा है। वो कहानी कहे जा रहा है कि रात को कभी कभी उसे भूत भी दिखते हैं, मुझे पर डर नहीं लगता क्योंकि मैं तो बहुत महान हूँ। और जो मैंने देखी है घोस्ट, वो तो एक वुमेन है जो कि आधी रात को आती है जिस दिन पूरा चांद निकला होता है। बहुत ही बुरी सी शक्ल वाली है, उलझे हुए बाल हैं उसके, झुर्रियों वाला चेहरा है और हाथ में उसके एक फीटस है, मतलब कि अनबॉर्न बेबी उसके हाथ में है। महेंद्र एकदम से कांप उठता है। जिस तरह से वो वर्णन कर रहा है, वो क्या कहता है, तुम रुक जाओ, तुम क्रेजी हो गए हो ईश्वरन, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, ना घोस्ट होते हैं और ना ही स्पिरिट्स होती हैं। तो ये सब तुम्हारी फिगमेंट है, मतलब तुम्हारी मनगढ़ंत कल्पना है। तुम्हें अपना हाजमा ठीक करना चाहिए और अपना दिमाग भी, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। उसने कमरा छोड़ दिया और उस रात के लिए फ्री हो गया। और ईश्वरन जो था वो कई दिनों तक उदास हो गया, पर अगली सुबह उसने देखा तो वह हैरान था कि ईश्वरन फिर से वैसा ही खुश मिजाज और बातूनी था, मतलब उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। अगले दिन महेंद्र जब बात कर रहा था, बात करने के बाद, जैसे रात को बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद सोने के लिए गया तो उसे कुछ बेचैनी सी होने लगी। हर रात वो क्या करने लगा, अंधेरे में झांकते हुए बाहर देखने लगा विंडो से, जो कि बेड की साइड पर लगी हुई थी विंडो, और अपने आप को विश्वास दिला रहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है आस पड़ोस में जो कि उसे डरा सके। पर उसे सिर्फ क्या नज़र आता था, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था और दूर दूर तक चमकते हुए तारे नज़र आते थे फैक्ट्री तक। वो हमेशा ऐसे
दृश्य की, लैंडस्केप मतलब पेड़ पौधे, आसमान, तारे, इन ऐसे लैंडस्केप जो कि फुल मून नाइट में दिखाई देता है, रोशनी होती है पूरी और सब कुछ दिखाई देता है, उसे बहुत पसंद था। वो हमेशा ईश्वरन की कहानियों को सुनता था, पर इस बार जब उसने ईश्वरन की कहानी सुनी कि एक फीमेल घोस्ट है, तो उसने देखा विंडो से बाहर जब, और वो तभी आती है जब वो चंद्रमा पूरा निकला हो, मतलब पूर्णिमा की रात को, क्योंकि उसने ये बात कही थी, ईश्वरन ने उसके दिमाग में घूम रही थी। एक रात महेंद्र जब उठा अपनी नींद से धीरे धीरे, उसे कुछ कराहने की आवाज़ सुनाई दी, किसी के रोने की, जब वो खिड़की के बिल्कुल पास गया। पहले तो उसने सोचा कि बिल्ली होगी जो कि इधर उधर चूहे की तलाश में चोरी चोरी घूम रही होगी, और उसके बाद ये जो आवाज़ थी ऐसे लगने लगा कि किसी के गले से आ रही, मतलब इंसानी आवाज़ थी। उसने अपने आप को रोकते हुए कि नहीं, मुझे नहीं देखना, और अपने हृदय की गति को थामते हुए वो देखता है, पर जो ये विलाप है, वेलिंग है, ये और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और बिल्ली की तो बिल्कुल भी नहीं लगती, लेस फेलाइन, बिल्ली वाली तो लगती ही नहीं है। वो अपने आप को रोक नहीं सका और उसने देखा अपने आप को खिड़की विंडो सिल से थोड़ा सा नीचे करते हुए, मतलब कि खड़े होके देखते हैं ना हम, कभी डर भी लगता है, पूरा भी नहीं देख रहे और थोड़ा थोड़ा देख रहे कि कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, डर के मारे। तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, पर नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं, उसे एक डार्क क्लाउडी फोम नज़र आया। महेंद्र को फिर से पसीना आ गया और वो अपने तकिए पर गिरा, हाँफ रहा है, और क्योंकि अभी अभी उसने एक भूतिया अनुभव लिया है। भूतिया मतलब अभी अभी उसे लगा कि यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं भूत हैं। उसने अपने आप को समझाया, फिर उसने क्या कहा, अरे ये मेरे मन का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, इसलिए मेरे अर्धचेतन मन ने ऐसा कहा है। मतलब उसने खुद को ही अपने आप को समझा लिया। और सब सुबह होने पर वो उठा, नहाया और नाश्ता किया। उसे रात का जो डर था, कभी कभी हम भी अगर कोई डरावना सपना देखें तो हमारे दिमाग पर उसकी छाप बनी रहती है, हम एकदम से उठ जाते हैं। तो यहाँ पर अगली सुबह हो गई है, पर महेंद्र को याद है, फिर भी हल्का हल्का फेड हुआ है। ईश्वरन उठा है, सुबह सुबह लंच पैकेट दिया और खुशी खुशी विदा कर रहा है। महेंद्र जैसे ही बाहर निकलने लगा, ईश्वरन ने अपने दांत दिखाए और कहा, सर आपको याद है मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वो एक औरत भूत की जो कि हाथ में फीटस लेके जाती है, और आप मुझे गुस्सा हुए थे कि ऐसे ऐसी बातें ना किया कर। सर वो तो कल आपने फिर खुद ही देख ली ना, और मैं आया था जब आप उसकी आवाज़ सुन रहे थे रोने की, आपके कमरे में, मैं आपके पास आया था, आप देखा था मैंने आपको। तभी महेंद्र जो था वो उसकी कंपकंप भी छूट गई। उसने एक क्षण भी इंतज़ार नहीं किया कि ईश्वरन अपनी बात पूरी करता। फटाफट भागा भागा अपने ऑफिस में गया और उसने अपनी उस जॉब से रिज़ाइन दे दिया और उस भूतिया जगह को छोड़ने का उसने प्लान बना लिया। अगले ही दिन वो वहाँ से चला गया। तो ये थी हमारी स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर।